हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने बेसिस पढ़ा था। आज हम लोग डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले इनवेरिएंस थ्योरम। इनवेरिएंस थ्योरम क्या कहती है कि इफ B1 एंड B2 आर एनी टू बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, then cardinality of B1 is equal to cardinality of B2, where V is any finitely generated vector space। हमने क्या पढ़ा था कल कि बेसिस यूनिक नहीं होता, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है ना। तो B1 एंड B2 कोई दो बेसिस हो सकते हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यूनिक होता है। तो एनी टू बेसिस, जो दो बेसिस हम ले रहे हैं, उनकी जो कार्डिनलिटी है वो हमेशा इक्वल होगी। इसे ही कहते हैं इनवेरिएंस थ्योरम। मतलब कार्डिनलिटी वेरी नहीं होगी, वो इनवेरिएंट रहेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, R2/R। इसका अगर हम बेसिस ले लें तो इसका बेसिस B1 ले लो, 10, 01। एक बेसिस ये है। अगर हम ऐसे ले लें 01, 02, तो ये भी तो बेसिस है। अगर हम B3 ले लें 10, 11, तो ये भी तो बेसिस बना देगा। ये सब कैसे, ये सब LI है ना। तो ये सब, ये तीनों क्या है, तीनों बेसिस है। तीनों डिफरेंट है, लेकिन तीनों की कार्डिनलिटी देखो, कार्डिनलिटी तीनों की सेम है ना। तो वही बोल रहा है इनवेरिएंट थ्योरम कि अगर V1 V2 कोई दो बेसिस है वेक्टर स्पेस पे, तो उनकी कार्डिनलिटी सेम होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। लेट V/F is a vector space and B is a basis of V1, then cardinality of B is called dimension of V, and write it as dimension of V/F। क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस है और बी बेसिस है V1 का, है ना, बेसिस की कार्डिनलिटी होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, R3x/R। ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल विच इज डिग्री लेस देन इक्वल टू 3, है ना। इसमें कैसे पॉलिनोमियल होंगे, A0 + A1x + A2x² + A3x³ टाइप के, है ना। इसमें इस तरह के पॉलिनोमियल होंगे, और इनका बेसिस का सेट क्या बनेगा, यानी इन पॉलिनोमियल को जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिस 1x, x² अब इनमें हम स्केलर का फील्ड से स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते रहें और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते रहे, तो हमें 3 डिग्री की पॉलिनोमियल मिलती चली जाएगी, है ना। तो ये क्या है, बेसिस का सेट है, बेसिस। अब इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 4। इसकी कार्डिनलिटी 4 है ना। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ R3x/R क्या हो जाएगा, 4। तो ध्यान रखना, किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान लो अपने पास क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, n+1। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का अपने इसमें 0 से स्टार्ट करते हैं ना,
A0 A1 A3, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, n+1। नेक्स्ट देख लो, डायमेंशन ऑफ C/C क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ C/C 1 हो जाएगा, और डायमेंशन ऑफ C/R ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर। और इसके लिए बेसिस का सेट क्या आएगा, इसके लिए बेसिस का सेट आएगा 1 एंड आयोटा। 1 एंड आयोटा से ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट कर पाएंगे, है ना। और इसके लिए स्केलर कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है। और इसका डायमेंशन 1 क्यों हो गया, इसका डायमेंशन 1 इसलिए हो गया क्योंकि इसमें स्केलर भी कहाँ से आ रहा था, स्केलर भी सी से आ रहा था, और वेक्टर भी सी से ही आ रहा था। तो हमें पूरी फील्ड के एलिमेंट जनरेट करने के लिए सिर्फ एक 1 की ही जरूरत है। 1 में हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें जो नंबर चाहिए हम बना लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर है। अब आर से अगर हम स्केलर उठा रहे हैं और हमें बनाने कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाने, तो आर के कॉम्प्लेक्स का एक नंबर बनाने के लिए हमें रियल के कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी, 2 नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कैसे होते हैं एलिमेंट, A+I/B टाइप के। तो हमें एक एलिमेंट बनाने के लिए, एक नंबर बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स का रियल के 2 नंबर की जरूरत पड़ेगी, A एंड B। मान लो हमें 2+3 आयोटा बनाना है, तो हमें रियल से 2 और 3 लेना पड़ेगा स्केलर में, है ना। तो कॉम्प्लेक्स से एक नंबर के लिए हमें रियल के 2 नंबर लेने होंगे, तब जाके हमारा C/R वेक्टर स्पेस बनेगा। तो इसके बेसिस पे कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए, तो इसकी डायमेंशन भी 2 आ गई। लेकिन C/C में अगर हम 1 ले लें तो यही बेसिस बच जाएगा। इसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन करो A+IB का, क्योंकि ऐसे ही नंबर है इसके फील्ड में भी, तो जो भी नंबर चाहिए उसका मल्टीप्लीकेशन करके हम वो नंबर बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था कि R/Q इज इनफाइनाइटली डायमेंशन वेक्टर स्पेस। कल हमने पढ़ा था ना कि R/Q क्या है, इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। तो R/Q की डायमेंशन क्या हो गई, इनफाइनाइट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एग्जिस्टेंस थ्योरम। ठीक है। एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो उसके पास बेसिस होगा। अगर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो बेसिस एग्जिस्ट करेगा, ये कह रही है हमारी एग्जिस्टेंस थ्योरम। ठीक है। एवरी finitely generated vector space has a basis. That's it. And empty is basis of trivial space. empty किसका बेसिस है, ट्रिवियल स्पेस का। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, रिप्लेसमेंट थ्योरम। If V over F is a vector space of dimension n, then any Li set or any spanning set of cardinality n is basis of V। क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास वेक्टर स्पेस है डायमेंशन n का, तो कोई भी एलाइ सेट और कोई भी स्पैनिंग सेट कार्डिनलिटी n का क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा।
बी का, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि बेसिस यूनिक नहीं होता अगर हमारे पास कोई भी एलाइ सेट है जिसकी कार्डिनलिटी एन है, ठीक है, जिसके पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट है ना, जिस वेक्टर स्पेस के पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट है या जिसके स्पैनिंग सेट में एन एलिमेंट्स हैं, वो सब क्या बना देंगे, वो सब बेसिस बना देंगे। यही बोल रही है रिप्लेसमेंट थ्योरम कि हम एलआई सेट को या स्पैनिंग सेट को अगर उसके पास कार्डिनलिटी एन है तो नाम से समझो कि हम क्या कर सकते हैं, उसको एज अ बेसिस भी मान सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सटेंशन थ्योरम। इन अ finite dimensional vector space, every Li set can be extended to form a basis। क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो हर एल आई सेट को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस बनाने के लिए। जैसे मान लो हमारे पास कोई एन डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या है, एन। तो जरूरी तो नहीं है कि एल आई सेट एन डायमेंशनल ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो एल आई सेट है, एल आई सेट एस, वो मान लो एन माइनस टू एलिमेंट है, ठीक है, तो भी ये एल आई तो हो जाएगा। अगर उस एल आई सेट में एन माइनस टू एलिमेंट है तो भी ये सेट एल आई तो है। और अगर ये फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है और हमारे पास एल आई सेट है एन माइनस टू का, तो हम लोग इसमें दो एल आई टर्म और ऐड करके, दो और एल आई टर्म जो कि इसमें नहीं है उनको हम ऐड करके बेसिस बना सकते हैं। ये बोल रहा है एक्सटेंशन थ्योरम। क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन एन है, ठीक है, और हमारे पास कोई एल आई सेट है जिसकी डायमेंशन एन माइनस टू है, पॉसिबल है ना, एल आई तो कम पे भी हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें कोई जो दो एल आई एलिमेंट उसमें नहीं है वो ऐड करके उसको हम लोग बेसिस बना सकते हैं। यही कह रही है ये एक्सटेंशन थ्योरम कि अगर हमारे पास फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है और कोई एल आई सेट है तो हम उसको बेसिस बनने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर, उसको बेसिस बनने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास एल आई सेट है एल इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स के, और ये कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड डायमेंशन ऑफ v ओवर f इक्वल टू n है। क्लियर, k तक का हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और डायमेंशन वेक्टर स्पेस का क्या है, n है। एक b है हमारे पास y1 y2 yn, ये b ऐसा सेट है, ये b भी कैसा है, ये li सेट है, b भी li सेट है लेकिन l में नहीं है, ये वो वाले li सेट है जो l के मेंबर नहीं है। क्लियर, तो L यूनियन B क्या हो जाएगा, L यूनियन B इज स्पैनिंग सेट। L क्या है, मान लो कि L हमारे पास है 1 0 0 0 1 0, ये Li है, नो डाउट। और B हमारे पास है 1 1 1 1 1 0 0, ये भी Li है। अब L यूनियन B करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0, ये आएगा। अब देखो 1 1 0 एंड 1 0 0, 1 0 0 तो यहाँ पे है ना, 1 0 0 यहाँ पे है, तो इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, इस 1 1 0 को, इस 1 1 0 को 1 0 0 और 0 1 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लोग बना सकते हैं, है ना।
1 1 0 को हम लोग 1 0 0 और 0 1 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या सेट बचेगा एल यूनियन बी में, एल यूनियन बी में बचेगा 1 0 0 0 1 0 और 1 1 1। ये सेट कैसा है, ये सेट एल आई है प्लस ये सेट एल एस भी है। ये स्पैनिंग सेट भी बना रहा है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि ये सेट बेसिस भी है। तो देखो हमारे पास एल में यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में सिर्फ दो एलिमेंट थे n-1 और हमारे पास एक स्पैनिंग सेट डी था, ठीक है। अगर हम इनका यूनियन किए तो हमारे पास क्या मिल के आया, हमारे पास बेसिस बन गई। तो अगर हमारे पास कोई फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो हर एलाइ सेट को बेसिस बनने तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो गया, बेसिस फॉर R3/R। नेक्स्ट देखो, इसे ध्यान में रखना, एस क्या डिनोट कर रहा है, स्पैनिंग सेट, ठीक है। एल क्या डिनोट कर रहा है, एलाई सेट और बी बेसिस। क्लियर। तो कार्डिनलिटी ऑफ एस इज ग्रेटर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एल। यानी कि स्पैनिंग सेट सबसे बड़ा हो सकता है, spanning set is greater equal to basis and basis is greater equal to li। यानी कि स्पैनिंग सेट बेसिस से बड़ा हो सकता है और बेसिस li सेट से बड़ा हो सकता है। क्लियर। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि बेसिस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट एंड लार्जेस्ट li set in term of cardinality। क्लियर। कि बेसिस स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट है और लार्जेस्ट एलआई सेट है। बेसिस से बड़ा कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं होगा। मान लो तुम्हारे पास जो वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन n है, ठीक है। तो उसके एलआई सेट में n एलिमेंट्स ही होंगे। अगर एलआई सेट में n+1 एलिमेंट हो गए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो फिर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड बेसिस। फर्स्ट देखते हैं Fn/F, यानी F ये भी फील्ड है और ये भी फील्ड है। क्लियर। तो B इक्वल टू Fn/F का बेसिस क्या होगा, B इक्वल टू E I such that I is less than equal to N and greater equal to 1। क्लियर। E बेसिस को डिनोट करने का स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। ई बेसिस को डिनोट करने का स्टैंडर्ड नोटेशन है। जैसे हमसे कोई पूछे कि मान लो ई आई हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 0 0 0 1 0 0 0। और ये 1 कहाँ पे है, आयत प्लेस पे है, आयत प्लेस। जैसे हमें मान लो हम लेते हैं R3/R, तो इसका बेसिस क्या हो जाता है, इसका बेसिस होता है 1 0 0 0 1 0 0 1। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड बेसिस है। अब हमसे कोई बोले कि इस R3/R में E2 लिख कर दिखाओ, तो E2 बोले तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो 0 1 0 की बात कर रहा है, ठीक है। 1 कहाँ पे आएगा, सेकंड प्लेस पे आएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास R5/R है और कोई हमसे बोले कि E4 लिख के दिखाओ, तो हम कैसे लिखेंगे, 0 0 0 1 0, ठीक है। यानी यहाँ पर जो नंबर होगा उस पोजीशन पे 1 आएगा, ठीक है। फोर्थ है E4, तो फोर्थ पोजीशन पे हम लोग 1 लिखेंगे। क्लियर।
सेकेंड देखो, अगर हमारे पास सेट है किसका, पॉलिनोमियल का, एफ एक्स ओवर एफ, तो इसके लिए स्टैंडर्ड बेसिस होती है, मतलब क्वेश्चन में अगर पॉलिनोमियल दे दिया, ठीक है, या फिर आर थ्री ओवर आर या आर एन ओवर आर का कोई सेट दे दिया, तो हम लोग, और वो बेसिस नहीं दिया, तो हम लोग ये वाला बेसिस अपने मन से लेके चलेंगे, ठीक है, ये हम लोग अपने मन से लेके चलेंगे, ये स्टैंडर्ड बेसिस है। सिमिलरली अगर हमारे पास उसने पॉलिनोमियल का सेट दे दिया, उसमें उसने बेसिस नहीं दिया, ठीक है, तो हम लोग अपने मन से 1x x² एंड सो ऑन ये बेसिस लेके चलेंगे अपने मन से, क्योंकि ये क्या है, ये स्टैंडर्ड बेसिस है। तो अगर हमारे पास पॉलिनोमियल का सेट है तो उसमें बेसिस 1x x² x3 xn ऐसे सो ऑन चलती रहेगी। अगर हमारे पास nth डिग्री का कोई पॉलिनोमियल देके रखता है कि हमारे पास fn x/f का पॉलिनोमियल सेट है, तो इसके लिए बेसिस का सेट क्या बनेगा, 1x x²xn, ठीक है। तो देखो इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें n+1 एलिमेंट है। तो कभी भी हमारे पास n डिग्री का पॉलिनोमियल का सेट दिया रहता है तो उसमें n+1 एलिमेंट होते हैं। f m×n f, ये क्या है, इस नोटेशन को देख के बताओ ये क्या है, ये m×n मैट्रिक्स का सेट है ना। तो m×n मैट्रिक्स का सेट हमारे पास गिवन होगा, तो वहां पर बेसिस बनेगी EIJ सच दैट I इज लेस देन इक्वल टू m and greater equal to 1 and j is less than equal to n and greater equal to 1। क्लियर। EIJ इक्वल टू क्या हो जाएगा, AKL, अगर हम बेसिस लिखना चाहते हैं, अगर कोई हमें बोले AKL मतलब ये एलिमेंट दिखाओ हमें कि ये कहाँ पर है बेसिस में, तो ये क्या हो जाएगा, AKL इक्वल टू 1 इफ K इक्वल टू I एंड J इक्वल टू L, और सब जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास F 4x5 की मैट्रिक्स है, तो 5 क्या डिनोट करता है, 5 कॉलम डिनोट करता है, और 4 क्या डिनोट करता है, रो डिनोट करते हैं, है ना। ये कैसा होगा, A11 A12 A13 A14 A15 A21 A22 A23 A24 A25 A31 A32 A33 A34 A35 A41 A42 A43 A44 A45, ये क्या है हमारे पास, 4x5 का मैट्रिक्स। तो अगर इसमें हमसे कोई पूछ लेता है कि E3 × 4 ये लिखो, मतलब E क्या डिनोट करता है, बेसिस, तो बेसिस किसका लिखना है हमें, 3x4 का, इसका बेसिस लिखो कि ये जो एलिमेंट है बेसिस में, ये कौन सा एलिमेंट होगा, तो ये क्या बोलेगा, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम ये एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट 1 हो जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 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 थर्ड रो और फोर्थ कॉलम था ना, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम पे 1 आएगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बाकी सारे 0 बन जाएंगे। तो ये बेसिस है किसका, 3x4 एलिमेंट है ये, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट लिखना हो बेसिस का, या इस मैट्रिक्स का बेसिस लिखना हो, तो ये कैसा बनेगा, 1 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन, सब 0। फिर सेकेंड हो जाएगा 0 1 0 0 0 एंड ऐसे ही चलते चलते लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 1, है ना।
ये बन जाएगा हमारे बेसिस का सेट। और हमसे कोई पार्टिकुलर टर्म पूछ ले कि ये वाला बेसिस कौन सा है, तो हम वो एलिमेंट पर 1 रखेंगे और बाकी सबको 0 बना देंगे। क्लियर? जैसे हमारे पास Fn/F है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? E1, E2, En। और ei कहाँ से आ रहे हैं? ai F से आ रहे हैं। और 1 is greater than equal to I is less than equal to n। तो E1, E2, En, एन एलिमेंट हमें कहाँ से चाहिए? एन एलिमेंट हमें फील्ड से चाहिए। और ये सारे एलिमेंट जो हम फील्ड से ले रहे हैं इसे हम कहते हैं फ्री वेरिएबल्स। ठीक है? फ्री वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि हमें जो चाहे वो नंबर हम ले सकते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। हमें आ रहा है जो मन करेगा हम वो नंबर इसमें से ले सकते हैं, फील्ड में से। इसलिए ये क्या है? ये फ्री वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। और ये कितने हैं? एन है, क्योंकि हम एन एलिमेंट ले रहे हैं फील्ड से, एंड फ्री वेरिएबल्स ले रहे हैं हम लोग फील्ड से। जैसे मान लो डायमेंशन निकालना है हमें किसका? R2n/R। तो ये क्या हो जाएगा? 2n। क्योंकि हमें कितने फ्री वेरिएबल्स चाहिए फील्ड से, मतलब कितने स्केलर्स चाहिए फील्ड से? 2n स्केलर्स चाहिए फील्ड से। तो डायमेंशन कितना हो जाएगा? 2n। सिमिलरली अगर हमें निकालना हो Cn/C का डायमेंशन, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी C और यहाँ पे भी C, फील्ड सेम है, तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट निकलेगा हर बार C से। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? n। क्लियर? और इसका बेसिस क्या हो जाएगा? सेम स्टैंडर्ड बेसिस जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बेसिस हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये फील्ड चेंज कर दें, हम क्या करें? फील्ड चेंज कर दें। नेक्स्ट देखो, डायमेंशन ऑफ C2n/R लेना है हमें। यहाँ पे क्या था? Cn/C था, इसीलिए हमारे पास क्या हो गया? n एलिमेंट हो गया। अब क्या है हमारे पास? C2n/R है मान लो। तो अब फील्ड से कितने एलिमेंट आएंगे? एक एलिमेंट को जनरेट करने के लिए फील्ड से 2 एलिमेंट होंगे, क्योंकि C के एलिमेंट कैसे दिखते हैं? A+IB टाइप के दिखते हैं। तो C के एक एलिमेंट को जनरेट करने के लिए 2 एलिमेंट हमें चाहिए। और इसमें कितने एलिमेंट हैं? C2n/R। तो हमें क्या करना होगा? 2 × 2n, यानी कि 4n। तो डायमेंशन ऑफ C2n/R क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा। क्लियर? तो इसका अगर हमें बेसिस लिखना है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, 1 0 0 0। और यहाँ पे इसके साथ साथ आएगा क्या? I 0 0 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 0 1 0 0 0 I 0 0। ऐसे ही चलते चलते सोन 0 0 0 1। और यहाँ से क्या आएगा? 0 0 0 I। तो हर एक एलिमेंट को जनरेट करने के लिए बेसिस में 2 टर्म होंगे। तो अगर हमारे पास 2n, ये कौन सी पोजीशन है? ये 2nth पोजीशन है। ये क्या है? 2nth पोजीशन है। तो अगर हमारा वेक्टर 2nth, मतलब C 2n एलिमेंट्स हैं हमारे पास वेक्टर्स के, तो बेसिस में कितने हो जाएंगे? 4n एलिमेंट हो जाएंगे। क्लियर? सिमिलरली अगर हमें देखना हो डायमेंशन ऑफ R/R, तो ये क्या हो जाएगा? 1। 1 से हम R के सारे एलिमेंट जनरेट कर पाएंगे। डायमेंशन ऑफ Q/Q, ये भी क्या हो जाएगा? 1। और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि डायमेंशन ऑफ R/Q क्या हो जाता है? इनफाइनाइट, क्योंकि इसके बेसिस में 1 √2 √3 एंड सो ऑन सारे इरेशनल नंबर आ जाते हैं। और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? इनफाइनाइट।
और रियल एनालिसिस में पढ़ोगे कि ये कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं, तो इसके बेसिस में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डायमेंशन ऑफ क्यू ओवर रूट थ्री ओवर क्यू ओवर रूट थ्री। अगर हमें ये निकालना है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि ये दोनों क्या है फिर, तो जैसे आर ओवर आर वन था वैसे क्यू ओवर रूट थ्री ओवर क्यू ओवर रूट थ्री, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्योंकि यहां से कोई एलिमेंट लोगे, मतलब वन, और बेसिस में भी क्या आएगा, वन। इसमें ए प्लस बी रूट थ्री टाइप के एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन करते रहो और फिर के में सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, तो ये वन से जनरेट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर हम ऐसे करें, डायमेंशन क्यू ओवर रूट थ्री ओवर क्यू, अब हम किस पे डिफाइन कर रहे हैं, क्यू ओवर रूट थ्री ओवर क्यू, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टू। क्योंकि क्यू ओवर रूट थ्री में कैसे एलिमेंट है, ए प्लस बी रूट थ्री टाइप के, है ना, और क्यू में ए बी टाइप के, तो क्यू ओवर रूट थ्री के एक एलिमेंट को बनाने के लिए क्यू से हमें कितने एलिमेंट चाहिए, हमें दो एलिमेंट चाहिए। क्यू से हमें दो एलिमेंट चाहिए, ए एंड बी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, और ये ए बी क्या है, फ्री वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या हो जाएगा इसका, इसका स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगा वन रूट थ्री। क्लियर। तो बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट है, तो इसका डायमेंशन टू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डायमेंशन ऑफ क्यू एन रूट थ्री ओवर क्यू, ये कितना हो जाएगा, फिर से देखो, फ्री वेरिएबल कितने होंगे, टू, यानी क्यू रूट थ्री के एक एलिमेंट को बनाने के लिए हमें क्यू से दो एलिमेंट चाहिए, ए एंड बी। तो देखो इसका जनरल एलिमेंट कैसा होगा, जनरल एलिमेंट, देखो इसका जनरल एलिमेंट कैसा दिखता है, ए वन प्लस बी वन रूट थ्री, ए टू प्लस बी टू रूट थ्री, एंड सो ऑन, ई एन प्लस बी एन रूट थ्री, एन टपल्स होंगे इसमें। क्लियर। और एक एलिमेंट के लिए कितने चाहिए, रेशनल्स के दो एलिमेंट, और ए आई बी आई कहाँ से आ रहे हैं, क्यू से आ रहे हैं, है ना। तो हर टपल के लिए दो दो फ्री वेरिएबल्स चाहिए, तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस वन जीरो 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 रूट थ्री जीरो जीरो जीरो, फिर जीरो वन जीरो 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 रूट थ्री जीरो जीरो, एंड सो ऑन, जीरो 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 वन एंड जीरो 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 रूट थ्री, है ना। तो ये बेसिस के एलिमेंट हो जाएंगे, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, एक एलिमेंट के लिए दो टर्म है बेसिस के, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, टू एन। तो इसका डायमेंशन कितना हो गया, टू एन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डायमेंशन ऑफ सी ओवर क्यू करोगे तो क्या होगा, जैसे आर ओवर क्यू किया था तो क्या आया था, इनफाइनाइट आया था, वैसे ही क्या आ जाएगा यहाँ पे भी, इनफाइनाइट, और उसके लिए जो रीजन था इसके लिए भी सेम वही रीजन है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डायमेंशन ऑफ एम एन क्रॉस एन ओवर आर, अगर हम क्या ले रहे हैं, एम एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ले रहे हैं ओवर आर, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो, ए वन वन, ए वन टू, ए वन एन, ए टू वन, ए टू टू, ए टू एन, ए एन वन, ए एन टू,
ANN, ये क्या है? n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो इसके पास n स्क्वायर फ्री वेरिएबल्स हैं। कितने फ्री वेरिएबल्स हैं? n स्क्वायर। n स्क्वायर एलिमेंट्स को हम लोग फिर से ले सकते हैं। क्लियर? तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ m n क्रॉस n c ओवर r लें तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? देखो, इसमें इसमें भी n क्रॉस n एलिमेंट होंगे। n क्रॉस n एलिमेंट होंगे, ठीक है। लेकिन इसकी जो इंट्रीज है वो कहाँ से आ रही है? कैसी है इंट्रीज? इसमें इंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर की है, ए प्लस आई बी टाइप की है। तो ए प्लस आई बी बनाने के लिए हमें आर से कॉम्प्लेक्स का एक स्केलर लेने के लिए हमें रियल के दो स्केलर लेने पड़ेंगे। यानी हर टपल के लिए हमें दो रियल नंबर चाहिए। क्लियर? तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर। n स्क्वायर पहले से था और हर नंबर के लिए 2 चाहिए, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर। क्लियर? लेकिन अगर c ओवर c होता तो हमें फील्ड अगर c की होती तो यहां से भी हमें एक ही नंबर उठाना पड़ता। जो भी नंबर हम उठाते वो क्या होता? वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता। तो उसका वापस से डायमेंशन क्या हो जाता? n स्क्वायर हो जाता। क्लियर? नेक्स्ट देखो, v इक्वल टू ए। ए कैसा है? ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का सेट है। और ए आई जे यानी एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? सी से आ रहे हैं। तो फर्स्ट देखो, डायमेंशन ऑफ वी ओवर सी निकालेंगे तो क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ वी ओवर सी निकालेंगे तो एम डॉट एन आएगा, है ना? एम इंटू एन। और इसके बेसिस में कैसे एलिमेंट्स होंगे? 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन 0 0 1। इस टाइप के एलिमेंट्स बेसिस में होंगे। और ये सारी मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की है, यानी कि एम रो एंड एन कॉलम। क्लियर? तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? एम क्रॉस एन, क्योंकि एम क्रॉस एन फ्री वेरिएबल्स हम लोग फील्ड से ले रहे हैं। नेक्स्ट देखो, डायमेंशन ऑफ, अगर इसी मैट्रिक्स के सेट पे अगर हमें डायमेंशन निकालना हो किसका? v ओवर r का, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो वहां पे क्या आ रहा था? वेक्टर स्पेस किसका था? ए आई जी कैसे है? सी से है ना? वेक्टर स्पेस सी का है। और अब हमने फील्ड क्या किया? फील्ड हमने चेंज कर दिया आर का। तो अब एक सी का एक एलिमेंट बनाने के लिए हमें आर का दो स्केलर चाहिए, है ना? तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 2m n। और इसका बेसिस क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0 0 और फिर आयोटा 0 0 0 0 0। सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 1 0 0 आयोटा 0। और लास्ट क्या हो जाएगा? 0 0 1 और 0 0 आयोटा। क्लियर? अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, ठीक है। अगर हमारे पास v है, e इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, और उस पे उसने क्या कंडीशन दी? ए आई जे आर से आ रहा है और कंडीशन क्या है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसका क्या मतलब हुआ? कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाए। क्लियर?
तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये कौन से मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए किस कैसा होता है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर? तो देखो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, A11 A12। देखो ऐसे कोई भी कंडीशन दे के रखे ना कि ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, या कुछ भी, जैसे हमने स्पैनिंग सेट में निकाला था तो वहां पे उसने 3 कंडीशन दे के रखी थी, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रेस जीरो होना चाहिए, फर्स्ट रो का सम जीरो होना चाहिए, ऐसे करके था। तो उसके बाद हमने क्या किया था, तीनों कंडीशन लगाई थी और हमारे पास 2 एलिमेंट बच के आए थे। वैसे ही कुछ भी क्वेश्चन दिया हो और उसके बाद वो पूछ रहा हो कि इसका डायमेंशन निकालो, कुछ भी वॉट एवर, तो जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है वो कंडीशन एक जनरल मैट्रिक्स लिखो। जब भी वो डायमेंशन पूछे सीधे सीधे मैट्रिक्स लिखो, मैट्रिक्स लिखो जनरल, और उस पे उसने जो जो कंडीशन डाली है उस कंडीशन को अप्लाई करो, और अप्लाई करके देखो कि कौन कौन से एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट पर डिपेंड हो रहे हैं। क्लियर? जो जो एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट है, जो जो एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट है वो किसी और पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं, उतनी उसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे A11 A12 A13 A14 एंड ऐसे ले लो A1n। फिर देखो उसने क्या बोला है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर जो एंट्री है यहाँ पर भी वही एंट्री आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A12 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, A22 A23 A24 A2n। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, या ये यहाँ पर जो एंट्री है वो यहाँ आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, A13। ये एंट्री यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A23। और यहाँ क्या आएगा, A33 A34 A3n। और यहाँ से ये क्या आ गया, A1n A2n A3n। और यहाँ लास्ट में AN क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है? तो अब देखो A11 हमें फिर से लेना होगा, A12 A13 A14, ये सारे एलिमेंट्स हमें फिर से लेने होंगे, है ना? लेकिन अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये और ये एलिमेंट सेम है, तो ये हमें अगर पता चल गया कि A12 क्या है, तो A21 निकालने की जरूरत नहीं है। फिर A22 डिफरेंट है, A23 A24 A2n। फिर हमें A13 की वैल्यू पता है, तो A31 निकालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हम लोग लिख देंगे। A13 पर A31 डिपेंड कर रहा है, A12 इज इक्वल टू A21, A13 इज इक्वल टू A31, A14 इज इक्वल टू A41, A23 इज इक्वल टू A32, A24 इक्वल टू A42। ऐसे चलते चलेगा, है ना? तो देखो ये सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, अगर हमें इनका पता चल गया तो ये हम लोग इनकी हेल्प से लिख देंगे, है ना? तो यहाँ से देखो A33 हमें फिर से लेना होगा, A34 एंड सो ऑन। और फिर ऐसे करते करते हमें सिर्फ ये एलिमेंट फिर से लेना होगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनकी हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो इन इसमें कितने नंबर है, एन एन फ्री वेरिएबल्स हैं। इसमें देखो कितने फ्री वेरिएबल्स हैं, n-1। इसमें आ गए n-2 फ्री वेरिएबल्स एंड सो ऑन। लास्ट में क्या बचा हमारे पास, 1 फ्री वेरिएबल। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, 1 + 2 + 3 + n-1 + n, इतने हैं। और ये क्या हो गया, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। और ये क्या होता है, n n+1/2। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V/R क्या हो जाएगा, n n+1/2। क्लियर? तो सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या हो जाता है, n n+1/2। अगर हमें इसका बेसिस लिखना हो तो इसके बेसिस में कैसे एलिमेंट्स होंगे, 1 0 0 0 0 0
प्लस सेकेंड एलिमेंट जब लिखेंगे हम लोग 0 1 0 0, तो ये वाला 1 यहाँ पर भी आएगा, तो ये क्या हो गया 1 0 0, और बाकी सारे टर्म्स 0। अगर हम लिखेंगे 0 0 1 0 0 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 0, ये क्या है फर्स्ट टर्म A 1 3, ये किसके इक्वल होगा A 3 1 के, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 0 0, एंड सो ऑन 0 0 0, एंड यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा 1। क्लियर? तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बेसिस हो जाएगी। तो V ओवर R क्या हो गया n+1। अब अगर हम लोग वेक्टर स्पेस ले लें, V A equal to Aij n cross n, such that Aij belongs to C and A transpose equal to A। वहां पे एंट्रीज कहाँ से आ रही थी, यहाँ पे एंट्रीज R से आ रही थी, है ना, और यहाँ पे एंट्रीज C से आ रही है। तो इसमें भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V ओवर C क्या हो जाएगा n+1/2। लेकिन अगर हमें ये एंट्री C से आ रही है और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ V ओवर R बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, अब फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट कि एक C के एक एलिमेंट्स के लिए हमें R के 2 एलिमेंट्स चाहिए, यानी R से हमें हर टपल के लिए 2 फ्री वेरिएबल्स लेने होंगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा 2 × n+1/2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा n+1 के इक्वल। तो अगर हमारे पास वेक्टर C से आ रहे हैं, वेक्टर्स कहाँ के हैं C के हैं, और फील्ड R है, तो इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन n+1 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो V A Aij n cross n, Aij belongs to R, that is A transpose equal to -A। तो अब उसने क्या कंडीशन दिया कि A ट्रांसपोज हम करते हैं तो वो -A के इक्वल आता है। क्लियर? तो उसने जो कंडीशन दी वही हमें लिखना है, और हमें देखना है, हमें गिनना पड़ेगा कि कितने हमारे पास फ्री वेरिएबल्स है, जितने फ्री वेरिएबल्स होंगे उतना डायमेंशन होगा। अब हमें क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ VR। और ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा। वैसे अभी के लिए जान लो कि A ट्रांसपोज इक्वल टू -A है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिनोट करता है। तो देखो जो रियल की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें डायगोनल एंट्री 0 होती है। ठीक है? अगर कॉम्प्लेक्स की होगी तो वहां पे स्ट्रिक्टली इमेजनरी या 0, यही दोनों एंट्रीज पॉसिबल है डायगोनल पे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखाना है V ओवर R, तो R में क्या हो जाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज 0। तो ये क्या हो जाएगा A12 A13 एंड सो ऑन A1n। फिर यहाँ पे A12 है तो यहाँ पे क्या आएगा -812, फिर से 0 A23 A2n -A13 -A23 0 A3n and so on -A1n -A2n and so on 0। n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो अब देखो इसमें कितने फ्री वेरिएबल्स हैं, ये सारे फ्री वेरिएबल्स हैं, ये कितने हो गए n-1, और यहाँ पे ये दोनों डिपेंड कर रहा है और ये फ्री वेरिएबल्स है, तो ये कितने हो गए n-2।
यहाँ पर ये तीनों डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे कितने हो गए, n-3 फ्री वेरिएबल्स एंड सो ऑन करते करते क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा 1 फ्री वेरिएबल्स और नीचे 0, क्योंकि ये सब डिपेंड कर रहे हैं और ये लास्ट टर्म तो 0 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, फ्री वेरिएबल्स 0। तो इनका सम करोगे, हमें क्या निकालना है, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + n-1। तो ये क्या है, सम ऑफ n-1 टर्म्स। तो सम ऑफ n-1 करोगे तो क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का, n+1/2। तो यहाँ पे कितने टर्म्स का हमें एडिशन करना है, n-1 का। तो यहाँ पे n क्या है, n-1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ना, n-1 दैट इज n-1/2। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, n-1/2। क्लियर। और अगर हम सी मैट्रिक्स डिफाइन करें किस पे, ए आई जे कहाँ से आ जाए, सी से आ जाए, ठीक है। V = A Aij n×n such that Aij belongs to C and A transpose equal to -A। तो डायमेंशन ऑफ V ओवर C क्या हो जाएगा, n-1/2। लेकिन अगर हम डायमेंशन ऑफ V ओवर R निकालें तो क्या हो जाएगा, एंट्रीज कहाँ से आ रही है, सी से, है ना। तो हमें सी के एलिमेंट्स बनाने के लिए आर के 2 एलिमेंट्स चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × n(n-1/2)। तो अगर एंट्रीज सी से आ रही हैं तो वी ओवर आर कितना हो जाएगा, n(n-1)। क्लियर। नेक्स्ट देखो, v = Aij n×n such that Aij belongs to C, A थीटा इक्वल टू A। क्या डिफाइन किया है, A थीटा इक्वल टू A। ए थीटा को क्या कहता है, थीटा का क्या मतलब है यहाँ पे, ए थीटा का मतलब है यहाँ पे कि ए का बार एंड उसका ट्रांसपोज, यानी कि ए का हम क्या लेंगे, कंजुगेट एंड उसका ट्रांसपोज। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, दैट इज ए थीटा इक्वल टू ए। इसे हम क्या कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसका अगर हमें डायमेंशन निकालना होगा तो डायमेंशन ऑफ V ओवर R ये क्या हो जाएगा, n²। देखो कैसे, हमें क्या लेना है, A11 A12 A13 A1n। A12 का बार A22 A23 A2n, A13 का कंजुगेट A23 का कंजुगेट A33 A3n A1n A2n A3n an×n। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या कंडीशन उसने दे रखी है कि ए आई जे का बार किसके इक्वल होना चाहिए, ए जे आई के। तो ए आई आई का बार करेंगे तो वो किसके इक्वल रहेगा, ए आई आई के। तो ए आई आई का बार इक्वल टू ए आई ए। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इम्प्लाई ए आई आई या तो रियल नंबर है या फिर 0 है, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। तो अगर ए आई आई कहाँ पे बिलोंग करता है, ए आई आई डायगोनल एंट्रीज है ना। तो यहाँ पे और ये क्या है, या तो 0 है या रियल नंबर है। तो इसके लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, 1 फ्री वेरिएबल्स, और इसके लिए 2, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, फील्ड सी है, ठीक है। और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वी ओवर आर। तो हमें सी का एक एलिमेंट बनाने के लिए आर के 2 एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे 2
फ्री वेरिएबल्स, यहाँ पे भी 2 एंड यहाँ पे भी 2। ये तो डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1, और सारी जगह पे 2 एलिमेंट्स चाहिए होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 और बाकी सारी जगह पे 2 और यहाँ पे 1, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे 1 प्लस 2n-1 एलिमेंट है इसमें। इसमें कितने एलिमेंट है 1 प्लस 2n-2। यहाँ है 1 प्लस 2n-3 एंड सो ऑन करते करते लास्ट एलिमेंट क्या है 1। तो हमें निकालना है क्या डायमेंशन ऑफ v ओवर r। तो हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या है 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स है n टाइम्स है, तो 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा n प्लस 2 इंटू फिर क्या है 2n-3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कहाँ से सम आ रहा है n-1 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस n-1। तो इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा n प्लस 2 और n-1 तक का सम करोगे तो क्या आएगा n-1/2। तो यहाँ से 2 2 कैंसल, तो क्या बचा हमारे पास n प्लस एन स्क्वायर माइनस n, और यहाँ से n n कैंसल, तो एंड में क्या बचा हमारे पास इक्वल टू n स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या आ गया v ओवर r का, अगर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स ले रहे हैं और एंट्री c से आ रही है तो इसका डायमेंशन क्या हो गया v ओवर r का n स्क्वायर। क्लियर। और इसका हम बेसिस लेंगे, बेसिस तो बेसिस क्या हो जाएगा आयोटा 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 आयोटा 0 0 0 एंड सो ऐसे ही बेसिस आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो v इक्वल टू a I j n cross n matrix such that a I j belongs to R such that trace of a किसके इक्वल है 0 के इक्वल। ठीक है, अब क्या दे रहा है हमारे पास, कैसी कंडीशन, मैंने क्या बोला था कि जो भी कंडीशन उसने दी हुई है उस कंडीशन को अप्लाई करके एलिमेंट्स गिन लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डायमेंशन ऑफ क्या निकालना है हमें v ओवर r। तो देखो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे a11 a12 a1n a21 a22 a2n an1 an2। अब देखो हमें क्या निकालना है ट्रेस जीरो चाहिए। तो ट्रेस जीरो हम कैसे बना सकते हैं, तो हमें क्या चाहिए a11 a22 प्लस a33 प्लस an इक्वल टू हमें चाहिए 0। तो अगर हम ऐसा करें कि an को एक साइड रख के बाकी सारे एलिमेंट को उधर ले जाएं तो क्या आएगा -a11 -a22 -a33 सो ऑन -an-1 n-1, है ना। अगर हम लास्ट एंट्रीज ये वाली दे दें तो हमारा ट्रेस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख लें -a11 -a22 -an-1 n-1। अगर हम ये बना लें तो ट्रेस क्या आ जाएगा, ट्रेस आ जाएगा 0, और डायमेंशन क्या आ जाएगा डायमेंशन ऑफ v ओवर r। देखो कितनी कंडीशन दी हुई है, एक ही कंडीशन हमें दी हुई है कि ट्रेस 0 होना चाहिए, है ना। यहाँ से कितनी कंडीशन आई, एक ही कंडीशन आई। और दूसरी बात देखो कि हमारी एक ही एलिमेंट बाकी n एलिमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं ना, बाकी सारे कितने सारे फ्री वेरिएबल्स हैं। सिर्फ एक ये वाला एलिमेंट हम दूसरे एलिमेंट्स की हेल्प से लिख पा रहे हैं, और बाकी सारे तो हमें फिर से उठाने पड़ेंगे। सिर्फ ये वाला हम लोग बाकी एंट्रीज की हेल्प से लिख पाएंगे।
क्लियर? तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? तो पूरी मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या थी? n क्रॉस n, दैट इज n स्क्वायर। और एक एलिमेंट हम लोग बाकियों के हेल्प से लिख पा रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? n स्क्वायर माइनस वन। वही मैंने बोला कि अगर तुम्हारे पास कोई भी कंडीशन दी हुई है, एक दो तीन चार पाँच, वाट एवर कंडीशन दी हुई है, तो तुम मैट्रिक्स लिखो, पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल लिखो, मतलब जो भी चीज उसने दे रखा है उसको लिखो। उसके बाद देखो कि कितने फ्री वेरिएबल्स है, कितने स्केलर्स तुम्हें, कितने मिनिमम स्केलर्स तुम्हें फिर से लेने पड़ रहे हैं उस चीज को बनाने के लिए। ठीक है? तो जितने मिनिमम स्केलर्स तुम्हें चाहिए उस चीज को बनाने के लिए, उन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, उतना ही उसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है? सिमिलरली अगर यही कंडीशन आ जाए हमारे पास, v इक्वल टू आई जी एन क्रॉस एन, ए आई जे बिलोंग्स टू सी, और ट्रेस ए क्या हो जाए? जीरो, तो फिर डायमेंशन ऑफ v ओवर सी एन स्क्वायर माइनस वन ही रहेगा। लेकिन अगर हमसे पूछ ले डायमेंशन ऑफ v ओवर आर, क्योंकि यहाँ एंट्रीज कहाँ से आ रही है? सी से आ रही है, तो एक एंट्री के लिए रियल के दो स्केलर्स चाहिए, है ना? तो एक के लिए दो फ्री वेरिएबल्स, तो डायमेंशन टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू एन स्क्वायर माइनस वन। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, v इक्वल टू ए ए आई जे एम क्रॉस एन सच डेट ए आई जे बिलोंग्स टू आर। और देखो इसमें क्या कंडीशन दी हुई है? ए वन वन प्लस ए वन टू प्लस ए वन एन इक्वल टू जीरो। तो इसमें ये इसने दे रखा है कि जो फर्स्ट रो का सम होगा, फर्स्ट रो का सम जीरो होगा। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, ये आप लोग खुद से निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। बाकी मैं कल बताऊंगी, लेकिन आप लोग आंसर कीजिएगा। आज बस इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू।